नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के बाद ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर करी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त करके मन प्रफुल्लित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का ये सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपना क्रम आने पर अवश्य लगवाएं टीका जीत का, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जुलाई के महीने में देश के 6 राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 9 ने बैठक करी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित में सहमति पत्र भी लाना होगा। जारी आदेश के हिसाब से कक्षाओं में एक बार में ज्यादातर 50% तक बच्चे ही मौजूद रह सकते हैं, यानी कि आधी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। हमने केवल 9 से 12 तक की जो माध्यमिक में है और उनको भी हमने 2 शिफ्टों में 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में 50-50% की उपस्थिति के साथ अनुमति दी है। और इसी तरीके से जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की हैं उसमें तमाम हमने सावधानियां भी रखी हैं और सावधानियों के साथ साथ हमने उसमें वैक्सीनेशन का भी यदि वो चाहेगा विद्यालय या महाविद्यालय चाहे तो वैक्सीनेशन सेंटर खोल सकते हैं। इस प्रकार के ऑप्शंस भी दिए, जिलाधिकारियों को निर्देश भी हमारे हैं। तो वहीं रामपुर में आजम खान की ओर से स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ रामपुर जिला जज की अदालत में दायर की गई आजम खान की अपील खारिज हो गई, जिसके बाद अब किसी भी समय प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट गिरा सकता है और ये कार्रवाई भी पूरी हो सकती है। बहुत बढ़िया। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के गेट ध्वस्तीकरण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकारी आजम खान की करतूतें एक एक करके सामने आ रही हैं। किस तरह से उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन को कब्जा करने का काम किया था, सरकारी रोड को उस पर गेट बना करके कब्जा करने का काम किया था, सार्वजनिक आवागमन को रोकने का काम किया था। एसडीएम कोर्ट के फैसले पर अब हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है और आजम खान का अब वो बनाया गया अली जौहर का द्वार अब तोड़ा जाएगा। जिस तरह से अपनी मिल्कियत बना करके सरकारी जमीनों पर, गरीब गुरबों की जमीनों पर, विधवाओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम आजम खान ने सत्ता के दंभ में किया था, एक एक करके वो दंभ टूट रहा है और उनके बनाए हुए वो तमाम प्रतिमान अब ध्वस्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में जहां रोजाना हंगामा हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र भी काफी हंगामेदार होने की पूरी आशंका। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में जिन 10 प्रस्तावों का बाई सर्कुलेशन मंजूर किया है, उनमें उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख भी है। उत्तर प्रदेश सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक और इस साल का पहला अनुपूरक बजट होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अनुपूरक बजट पेश हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसून सत्र है उसकी तारीख भी डिसाइड हो गई है। बिल्कुल पूजा, देखिए ये योगी सरकार का आखिरी सप्लीमेंट्री बजट होगा मानसून सत्र में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना और किसान और कानून व्यवस्था लगातार विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मानसून सत्र में हंगामे की तैयारी कर रहा है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार लोक लुभावन सप्लीमेंट्री अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, ताकि 2-3 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से तमाम
इस तरीके का परसेप्शन और मैसेज जनता में जाए कि सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है 2 बच्चों वाला, वो उसमें पेश किया जा सकता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है पूजा, उनके लिए प्रावधान बजट का धन का किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है, योगी सरकार का आखिरी सप्लीमेंट्री बजट इसमें पेश होगा मानसून सत्र में, कहीं ना कहीं खासा महत्वपूर्ण है पूरी तरह से पूजा। बिल्कुल संजीव, सत्र के काफी हंगामेदार रहने के भी आसार हैं, क्योंकि विपक्ष इस समय आक्रामक है, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन है जिससे सरकार को निपटना है, गन्ना भुगतान है, बार बार किसानों की तरफ से उठाया जाने वाला बड़ा मसला है। हालांकि सरकार दावे करती है कि उन्होंने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया है। दूसरी तरफ मेरा अहम सवाल आपसे ये भी रहने वाला है संजीव, क्योंकि विधानमंडल की तारीख निर्धारित हो चुकी है। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसमें हंगामा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का है। कोरोना में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बनाएगा। इसके अलावा पिछले 8 महीने से लगातार किसान कृषि बिल 2020 के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, ये भी बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जनता से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। हालांकि सरकार की बात करें तो माना जा रहा है कि ये सत्र छोटा रहने वाला है, क्योंकि सरकार को सिर्फ सप्लीमेंट्री बजट के साथ साथ अन्य जो प्रावधान है वो इसमें पास करने हैं। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन का ये जो मानसून सत्र है, इसके रहने के आसार है। लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि सत्र के माध्यम से सरकार और सत्ता को जनता के सामने बेनकाब किया जाए। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी सरकार की तरफ से। इसे लेकर यूपी पुलिस ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से इस तरह का फैसला लिया गया है और मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित कर दिया गया। आपको बता दें, दिशा निर्देश में साफ तौर पर कहा गया कि ट्रैफिक किसी भी जगह पर किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। बैरियर और चेक पोस्ट लगाए जाए, संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग की जाए। चंद्र दर्शन के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10/8 से लेकर 19/8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीजें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। ठीक है, ये तो प्रशासन का निर्देश था कि कहीं ना कहीं ये सर्कुलर अब जारी हो गया है, लेकिन सर्कुलर जारी होने के बाद क्या हुआ? सर्कुलर जारी हो गया, एक हिस्से की भाषा को लेकर के सिया समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस शासन ने स्पष्ट कर दिया कि सर्कुलर में कोई विचित्र बात नहीं कही गई है और ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल आदेश है। तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार नकवी का कहना है कि डीजीपी के सर्कुलर की भाषा आपत्तिजनक है। अगर भाषा को नहीं बदला जाता तो मुहर्रम की कमेटियां पुलिस की तैयारियों में शरीक नहीं होगी। एक गाइडलाइन जारी हुई है, पुलिस अधीक्षक जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जिसको उन्होंने गाइडलाइन का नाम दिया है। लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है और झूठे इल्जाम का एक पुरंदा है जो इसमें उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं और ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि इससे शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो सकता है। ऐसे जुमले भी इस्तेमाल किए इसमें और ऐसी बातें कही है जो कभी हुई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपनी चुनावी गणित साधने की कोशिश में लगी हुई है। ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद में बीएसपी लगातार जुड़ी हुई है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। आज कासगंज में बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग भी शामिल हुए हैं और बसपा के साथ में, माफ कीजिएगा, कि प्रबुद्ध जनों ने
शिरकत करी है। सतीश मिश्रा ने इस महासम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणों को बसपा से जुड़ने का आह्वान किया है। इसके अलावा सतीश मिश्रा ने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा है। भूतनाथ नंदीश्वर श्री हरे वहत गंग शिर पर जटा उतंग पर हरे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। भक्त सब आपको बता दें कि सुबह से ही शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ती नजर आ रही हैं। सब एक दूसरे पर रुंधे हुए हैं, न चेहरे पर मास्क है, न 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। क्या संभावित तीसरी लहर के लिए इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे गुंजायमान हैं। श्रद्धालुओं ने शिव का जलाभिषेक किया, विधिवत पूजा की, पुष्प, बेलपत्र, धतूरे से सजाकर शिव की महाआरती की गई। सुबह से ही मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख और झाल के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। भक्तों ने महामृत्युंजय के जाप के साथ रुद्राभिषेक भी किया। लेकिन माना कि शिव की आस्था गहरी है, लेकिन ये महामारी भी तो 100 साल की अब तक की सारी बीमारियों पर भारी है। माना कि शिव बड़े बड़े संकटों को दूर कर सकते हैं, लेकिन इस कदर भीड़ में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर महामारी को न्योता देने में भला कैसी समझदारी? अपने साथ अपने परिवार वालों को संकट में डालना भला कैसी बुद्धिमानी है? मान्यता और आस्था की चाहे कितनी ही दलीलें क्यों ना दें, मगर ये तस्वीरें डराती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। विशेषज्ञ लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। सरकार लगातार कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन और कोविड गाइडलाइन पर जोर दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें उन सारी कोशिशों पर पानी फेरती नजर आ रही हैं। सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली तक मंथन करने के बाद कांवड़ यात्रा को पहले ही रद्द कर दिया है, लेकिन सावन के सोमवार में मंदिरों में उमड़ती इस भीड़ ने सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेर दिया। जहां तक आपकी नजर जाएगी ठसाठस भीड़ ही नजर आएगी। 2 गज दूरी का प्रोटोकॉल श्रद्धालुओं ने कदमों तले रौंद डाला है। कोरोना वायरस का डर यहाँ किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। मंदिरों में ऐसी भीड़ उमड़ी है कि कोरोना भी सांसत में है, कहीं उसका दम ही ना निकल जाए। लोगों की लापरवाही भरी ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोई नियम नहीं है। अगर नियम है तो फॉलो क्यों नहीं हो रहे? अगर यही हाल रहा तो आशंकित कोरोना की तीसरी लहर को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं उत्तर प्रदेश जितना बाहुबलियों से प्रभावित रहा है, उतना ही डकैतों से भी। डकैत शब्द जब हमारे जहन में आता है, हम सहम जाते हैं। हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगती है। आज हम आपको गौरी डकैत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पाठ जो है एक बागी की तरह फेमस है। गौरी डकैत कैसे बना, क्या है इसके पीछे की वजह, ये रिपोर्ट देखिए। डकैत शब्द का जिक्र आते ही लोगों के मन में अपने आप ही खौफ और आतंक की तस्वीर उभर जाती है। कंधे पर बंदूक, माथे पर काला चंदन, घोड़े की सवारी, चेहरे का गुस्सा,
आंखों में आग और कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे आंखों के सामने भी आने लगती है। डकैतों का इतिहास बहुत पुराना रहा। आज भी जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में डकैतों का बोलबाला होता है। बुंदेलखंड का चित्रकूट जिला डकैतों के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा। उत्तर प्रदेश के दो हिस्से डकैतों के लिए खासकर जाने जाते रहे, चंबल और बुंदेलखंड। चंबल तो एक समय डकैतों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब डकैतों का यह गढ़ समाप्त हो चुका है। बुंदेलखंड में धर्मनगरी चित्रकूट का पाठा इलाका डकैतों के आतंक के लिए आज भी जाना जाता है और यहीं से जन्म हुआ डकैत गौरी का। 20 साल पहले चित्रकूट के जंगलों में फायरिंग, लोगों में दहशत, वन विभाग के लोगों के साथ मारपीट, इस तरीके से अपराध की दुनिया में गौरी ने कदम रखा था। जब कोई अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो अपराधी अपनों के साथ भी जुर्म करने लगता है और ऐसा ही करना शुरू कर दिया था गौरी और उसके सदस्यों ने। साहब पढ़े तो वह 10 तक पढ़ा लिखा बानी मजूरी से पाले बाप छोटे मर गए जो 2.5 साल का रहा है। फिर वह बड़ा भा पढ़ लिख के तो मराई क्या कहू का ट्रैक्टर चलावा है, कहू का जीप चलावा है, कहू का जो आता है कहू का कुछ करे अभी रहा काम में बूते तक या साथ संगत में मरे के पर गया वही पुलिस बदमाश, पुलिस वही बार बस पुलिस बदमाश बनाई। बहिलपुरवा थाना के बिलहरी का रहने वाला उदय भान उर्फ गौरी यादव 19वीं सदी के 9वें दशक में खेती किसानी करता था। उस समय पाठा के जंगल में डकैत ददुआ और ठोकिया की दहशत थी, जिनके खात्मे के लिए पुलिस ने गौरी को तैयार किया था। 5 लाख से बड़े इनामी दोनों डकैतों के साथ इसको लगा दिया गया था। पुलिस इसकी मदद में ददुआ और ठोकिया को तो नहीं मार सकी। जंगल की राह पकड़ने वाला गौरी खुद धीरे धीरे पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। डकैत गौरी यादव को साल 2001 में डकैत गुप्पा का साथ मिल गया। दोनों सरकारी कामकाज में कमीशन वसूलने के साथ ठेकेदारों और मजदूरों से मारपीट करने लगे। डकैत गौरी को 2008 में एसटीएफ ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2 साल बाद छूटकर वह अपना अलग गैंग चलाने लगा था। 16 मई 2013 को गांव बिलहरी में दिल्ली के दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से पुलिस उसको खोज रही थी। इसके विरुद्ध जनपद चित्रकूट यूपी में एवं मध्य प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनकी संख्या 45 एवं 50 के आसपास है, जिसमें अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे माने जाने के मुकदमे इनके भी इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इसको किसी से दुश्मनी थी, गौरी यादव ने मारा चुनाव के कारण। चुनाव में वो भी खड़ा होने की तैयारी बनाया, वो बदमाश था तो मना किया कि मैं लड़ूंगा। वो कहा मुझे जनता चाहती मैं भी लड़ूंगा, तो कैसे मैं तुझे मार डालूंगा। यूपी और एमपी की सरहद के जंगल में करीब 4 दशक से कोई न कोई 5 लाख का इनामी डकैत रहा। सबसे पहले डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ में इतना बड़ा इनाम हुआ। उसके बाद डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, रागिया, बलखड़िया और बबली कोल पर 5 लाख के इनाम हुए, लेकिन सभी मारे गए। बीते साल बबली कोल के मारे जाने के बाद पाठा का जंगल 5 लाख इनामी डकैतों से मुफ्त हो चुका था। सिर्फ 1.5 लाख इनामी गौरी यादव था, जो छिपा छिपा कर फिरता था। हालांकि उसने इधर उधर बड़ी घटना भी नहीं की। फिर यूपी सरकार ने उस पर 1 से बढ़ाकर 5 लाख इनाम कर दिया। इनाम जितना बड़ा है, गौरी डकैत उतना ही खतरनाक। अपने खौफ से पुलिस को हिलाकर रखने वाला डकैत गौरी पुलिस की गिरफ्त में आता है या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार होता है। इंतजार सिर्फ वक्त का है, लेकिन इससे कोई दो राय की बात नहीं। ये बुराई का अंत भी
बहुत बुरा होता है। डकैत गौरी का अंत निश्चित है, बस समय का फेर है और बुराई के खात्मे का इंतजार भी। जनता टीवी के लिए चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि की खबरों का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल आज युवा संवाद कार्यक्रम के लिए श्रीनगर पहुंचे थे, जहां कोठियाल का भव्य स्वागत किया गया। लगातार प्रदेश में कर्नल कोठियाल युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उनमें जोश भरने और प्रदेश के नवनिर्माण की बात करते हुए नजर आ जाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है और इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का ये बयान सुनिए। मुझे तरस आता है कांग्रेस पर। इतनी पुरानी कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि हम इतने पुराने दल, जिनके अपने दल का संविधान भी है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के खून में ही रची बसी है। राजनीति में आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तुष्टीकरण के माध्यम से कैसे में हम संतुष्ट कर सकते हैं, इसका अभियान चलाया है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। वो उन्होंने आज 5 अध्यक्ष बनाए हैं प्रदेश के। वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि अगर उनको तुष्टीकरण ही करना है, सबको संतुष्टि करना है, तो उन्होंने 5 बना दिए। कुल मिला के उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 7 और बना दें तो हर जिले का एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। क्यों आप और जिलों को नाराज करते हैं? लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के बदलाव करके, इस प्रकार के करके, ये कांग्रेस का प्रेशर दिखाई देता है कि कांग्रेस कितने दबाव में है। शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून शहर का निरीक्षण करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते नजर आए। जिलाधिकारी ने देहरादून शहर के सहस्त्रधारा रोड, तहसील चौक और घंटाघर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां पर कई लोगों के चालान भी काटे गए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये उम्मीद है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन है। नमस्कार।